नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश भर के 47 शहरों में 16वें रोजगार मेले का आयोजन आज। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। केरल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में भाजपा राज्य समिति के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। विकसित केरलम सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही बंद हो गए थे दोनों इंजन। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताई खुशी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये गौरवशाली क्षण। और जानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर विंबलडन फाइनल में बनाई जगह। कार्लोस अल्कराज से होगी खिताबी भिड़ंत। और आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। देश भर के 47 शहरों में आज 16वें रोजगार मेले का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर वो नियुक्त लोगों को भी संबोधित करेंगे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हो रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित अन्य विभागों और मंत्रालयों में शामिल होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि देश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई अहम राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री आज राज्य में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री तिरुवनंतपुरम के पुथारीकंदम मैदान में विकसित केरलम सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भाजपा की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसका लक्ष्य दक्षिणी राज्य में पार्टी का विस्तार करना है। अमित शाह शाम को कन्नूर जाएंगे, जहां वो कालीपरंबा स्थित प्रसिद्ध श्री राज राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय ने रेलवे भर्तियों में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए पारदर्शिता, तकनीक और तेजी के साथ परीक्षा प्रणाली में सुधार किया है, जिसका परिणाम है कि रेलवे भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों की सुविधा, परीक्षा में निष्पक्षता और नियुक्तियों में तेजी आई है। इस सुधारों में सबसे प्रमुख है एक बार रजिस्ट्रेशन प्रणाली, जिसमें अब उम्मीदवारों को हर भर्ती के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन से सभी भर्तियों में आवेदन आसान होगा। आधार आधारित ई-केवाईसी और रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन, जिससे परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार आधारित पहचान सत्यापन, चेहरा मिलान और फोटो वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। रेल मंत्रालय ने नई सालाना भर्ती कैलेंडर व्यवस्था से एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आरपीएफ,
पैरामेडिकल और लेवल 1 सहित ग्रुप सी के सभी पदों के लिए साल भर का परीक्षा कैलेंडर घोषित किया है। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीखों और चरणों की पूर्व जानकारी मिलती है। रेलवे भर्ती में ये सुधार समावेशी, पारदर्शी और आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करते हैं। तकनीक के बेहतर उपयोग और उम्मीदवारों की सुविधा पर केंद्रित इन बदलावों से न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि विश्वास भी बढ़ेगा। रेलवे ने वर्ष 2024 में कुल 1,08,324 पदों पर भर्ती की है, जिसमें लेवल 1 पद पर 32,438 पद, एनटीपीसी के लिए 11,558 पद, एएलपी के 18,799 पद, टेक्नीशियन के 14,298 पद, जेई के 7,951 पद, आरपीएफ, एसआई व कांस्टेबल के 4,660 पद शामिल हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस बात को विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिया गया। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है। ये वैश्विक सम्मान भारत की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की और देश के लोगों को बधाई दी। ये प्रस्ताव जनवरी 2024 में विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ भेजा गया था। सलाहकार निकायों के साथ कई तकनीकी बैठकों और स्थलों की समीक्षा के लिए ICOMOS के मिशन के दौरे सहित 18 महीने की कठोर प्रक्रिया के बाद पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में विश्व धरोहर समिति के सदस्यों द्वारा ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले चयनित स्थलों में महाराष्ट्र में सालहेर, शिवनरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग के साथ साथ तमिलनाडु में गिंगी किला शामिल है। केंद्र सरकार की पहले से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी छात्रों का IIT और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का सपना साकार हो रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के करीब 600 छात्रों ने इस साल जेईई और नीट परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। मंत्रालय ने इन छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है, जिससे उन्हें बेहतर तैयारियों में काफी मदद मिली। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के छात्रों ने इस साल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इन स्कूलों के करीब 600 आदिवासी छात्रों ने इस साल जेईई और नीट परीक्षाएं उत्तीर्ण कर इतिहास रचा है। इनमें से 220 छात्रों ने जेईई मेन परीक्षा जबकि 34 ने जेईई एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनमें से 18 छात्र इस साल प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिला लेने वाले हैं। इसके अलावा 344 छात्रों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट उत्तीर्ण की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में मदद मिली। कई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए गए थे, जहां पे बच्चों को एक जगह लाके उनको स्कूल में एडमिशन करा के उनको तैयारी भी कराई जा रही थी। साथ में पूरे भारत में 11-12 के बच्चे जो हैं और खासकर 12 जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, इस बार IIT और नीट निकाला है, उन बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया गया है और उनकी इंटेंसिव मॉनिटरिंग की गई है। उनका डेटा भी मेंटेन किया गया है। उनके रेगुलर हर 15 दिन में टेस्ट होते थे। और हमारे जो नए टीचर्स आए हैं ऑल इंडिया एग्ज़ाम के तहत, जो हमने लास्ट ईयर भर्ती किए, उन टीचर्स ने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। कुछ स्टेट्स में भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए गए थे। तो इन सारे का एक सम्मिलित प्रयास है जो कि नेस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर किया है और इसके तहत ये रिजल्ट आया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले इन आदिवासी छात्रों का IIT, NIT और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का सपना साकार होने जा रहा है। इन संस्थानों में दाखिले के साथ साथ छात्रों को स्कॉलरशिप मुहैया कराने में भी मंत्रालय उनकी मदद कर रहा है। पोस्ट मैट्रिक में जो भी बच्चे 12th के बाद हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सुविधा है। उसमें उनका ट्यूशन फ़ी का भी पैसा दिया जाता है और साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है। अगर वो सरकारी कॉलेज में हैं तो उनकी पूरी की पूरी ट्यूशन फ़ी भारत सरकार देती है।
और अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज में है, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं तो 2.5 लाख तक की एक अपर लिमिट है ट्यूशन फी रियम्बर्समेंट की, और अगर मेडिकल कॉलेज की बात करूं प्राइवेट की तो वो 6 लाख तक की अपर लिमिट है। तो इस बार हमने क्या किया है कि ये जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है इनको हमारा मंत्रालय का स्कॉलरशिप डिवीज़न एक एक बच्चे को कांटेक्ट कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है और उनको एडमिशन के साथ साथ एप्लीकेशन में वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में, इसमें हैंड होल्डिंग कर रहा है जिससे कि वो आराम से अप्लाई कर सकें। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय कार्य मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है, जिनकी शुरुआत आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से की गई है। वर्तमान में देश में 479 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 1,38,000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन स्कूलों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने और शिक्षा के स्तर को सुधारने के मकसद से केंद्र सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की स्थापना की, जो वंचित समुदाय के छात्रों की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन की भावना को बढ़ावा देते हुए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट इकाई खनन क्षेत्र में तकनीकी क्रांति की मिसाल बन रही है। इसमें डिजिटल नेटवर्क की मदद से जहां एक तरफ समय की बचत हो रही है, वहीं उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो देखते हैं हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की ये खास रिपोर्ट। नागरिकों का जीवन आसान बनाने में डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने बड़ी भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल इलाके बालाघाट में चल रही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट ने ऐसी ही एक पहल के जरिए न केवल काम करने के तौर तरीकों में सकारात्मक बदलाव किया, बल्कि लोगों की मुश्किलें भी कम की हैं। डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करने की प्रतिबद्धता के तहत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने डिजिटलीकरण के माध्यम से लीकी फीडर जैसे तकनीक का प्रयोग कर भूमिगत वायरलेस संचार प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू किया। इसकी मदद से खदान के अंदर सतह पर कार्यरत स्टाफ से संपर्क करना आसान होने के साथ ही भूमिगत वायरलेस संचार प्रणाली से खदान में अब रियल टाइम कम्युनिकेशन संभव हुआ है। समय पर संवाद से क्षमता भी बढ़ी है। एक वायरलेस सिस्टम हम लोगों ने लगाया है, जिससे हम डायरेक्ट सरफेस से अंडरग्राउंड में बात कर सकते हैं। इवन हम मोबाइल से भी अंडरग्राउंड में बात कर सकते हैं। और इस मेथड से हम लोगों ने ह्यूमंस की ट्रैकिंग, गाड़ियों की ट्रैकिंग और एक ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब भी हमने इसके साथ लगाया है। इसके साथ ही अंडरग्राउंड में रियल टाइम की फोटोज भी हम प्राप्त कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। ये हम स्टोप्स को फिल करते हैं और उसकी रियल टाइम की फोटोज हमें मिलती हैं। और इस डिजिटलाइजेशन को करने से हमारा प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, हमारी सेफ्टी सभी में खासा इजाफा हुआ है। मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन भारत को तकनीकी सुपर पावर बना रहा है और मलाजखंड खदान इस मिशन का हिस्सा है, जिससे खनन को पारंपरिक तरीकों से हटकर स्मार्ट और सुरक्षित बनाया है। अब आप इस रिमोटली कंट्रोल ड्रिलिंग मशीन का फायदा देखिए तो सेफ्टी नंबर 1 बढ़ गई आपकी, क्योंकि आदमी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और दूसरा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि आप दूर से काम कर रहे हैं। होता क्या है कि अंडरग्राउंड माइंस में जब आप काम करते हैं तो कुछ नियम कानून है कि आप इतने मीटर तक नहीं जा सकते हैं अगर आदमी है, लेकिन अगर मशीन है, रिमोट कंट्रोल है, तो वो एकदम किनारे तक जा सकती है। तो आपका मटेरियल भी पूरा निकल जाता है, सेफ्टी भी बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है, आदमी के स्किल्स को भी बढ़ाती है वो मशीन। तो सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी दोनों डिजिटलाइजेशन से बढ़ती है। खदानों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जहां एक तरफ समय की बचत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादन में भी वृद्धि होने के साथ ही दुर्घटनाओं की आशंकाएं भी कम हुई हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के प्रसार से देश कॉपर खनन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर हो रहा है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, बालाघाट। और मुंबई लोकल पर लगातार बढ़ते दबाव के बीच वृद्ध नागरिकों की परेशानियों को समझते हुए मध्य रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ट्रेन के एक सामान कक्ष को सीनियर सिटीजन के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। मुंबई लोकल में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पेशल कोच, वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित कोच वाली लोकल ट्रेन बनकर तैयार। वरिष्ठ नागरिकों को सफर में धक्के नहीं, अब मिलेगा पूरा आराम। स्पेशल कोच में बुजुर्गों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है। समावेशी और सुरक्षित ट्रैवलिंग सिस्टम की ओर अग्रसर रेलवे।
मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। माटुंगा स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित कोच वाली लोकल ट्रेन बनकर तैयार है, जो बुजुर्ग यात्रियों को सुरक्षा और आराम प्रदान करेगी। मुंबई की पहली उपनगरीय लोकल ट्रेन जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित कोच है, जो सामान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आरक्षित डिब्बों के समान है। बेहतर सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के तहत इसमें 3 सीटर बेंच और 2 सीटर यूनिट शामिल हैं, जो आराम और पहुंच को बेहतर बनाती है। छठा जो कोच है उसमें पहले एक मालवाहक के लिए डिब्बा रखा जाता था, कंपार्टमेंट होता था। उस कंपार्टमेंट में सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोगों ने कोचेस प्रोवाइड किया है। उस कंपार्टमेंट को नॉमिनेट किया गया है सीनियर सिटीजन के लिए, जिसमें हमें 3 सीट्स के 3 और 2 सीट के 2 ऐसे सीट्स लगाए हैं, जिसके चलते लगभग 13 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पे बैठने की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया गया है। करीब 50,000 से अधिक सीनियर सिटीजन लोकल में नियमित यात्रा करते हैं। स्वास्थ्य कारणों से कई बार इन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे की यह पहल स्वागत योग्य है। भारत सरकार ने ये जो सुविधा ज्येष्ठ नागरिक के लिए बनाई है, उसके लिए धन्यवाद। चढ़ने के लिए तकलीफ होता था, बैठने के लिए कोई सीनियर सिटीजन होता था तो भी उसको जगह नहीं मिलती थी। अलग से डब्बा हो गए तो बहुत अच्छा है। जैसा मेरे जैसा जो है ज्येष्ठ नागरिक, इसके लिए तो बहुत अच्छा है। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के प्रति रेलवे की संवेदनशीलता को दर्शाता है और समावेशी व सुरक्षित ट्रैवलिंग सिस्टम की ओर अग्रसर है। बहुत समय से इस तरह की मांग थी, कई बार इस तरीके की शिकायतें भी आती थी कि जो वृद्धजन है उनको बहुत दिक्कतें हो रही है, खास करके पीक आवर में। लेकिन अब बहुत हद तक जो है जो सीनियर सिटीजन हैं उनको इससे निजात मिलेगी। अपने सहयोगी कृष्णा के साथ महेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गर्मियों में बुंदेलखंड की तपिश और लू हर साल पूरे उत्तर भारत में सुर्खियों का विषय बनती है। यहाँ पारा इतना चढ़ जाता है कि शरीर को झुलसा देता है, लेकिन बुंदेलखंड की यही गर्मी अब करंट पैदा करके यहाँ की रातें रोशन कर रही है। यूं तो बुंदेलखंड के 7 जिलों में सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन चित्रकूट धाम मंडल का महोबा जिला सोलर एनर्जी का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। बुंदेलखंड के महोबा में कभी बिजली की आपूर्ति थी एक बड़ी चुनौती। आज महोबा देश भर में पेश कर रहा है ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल। महोबा जिला सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बना रहा है नई पहचान। 205 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से जिले में बिजली संकट खत्म। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का महोबा में सकारात्मक असर। घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल से मिली मुक्ति। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले में कभी बिजली की आपूर्ति वर्षों तक एक चुनौती रही है, लेकिन अब यहाँ की पहचान बदल रही है। महोबा में अडानी समूह, यूपी नेडा सहित अन्य कंपनियों द्वारा स्थापित सोलर पार्क अब लगातार ग्रीन एनर्जी का उत्पादन कर रहा है। इससे न केवल प्रदेश के पावर ग्रिड को मजबूती मिली है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी महोबा में सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। कई परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल से मुक्ति पाई है। महोबा निवासी आदर्श तिवारी ने बताया कि उन्होंने 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। पहले हर महीने 3 से 4 हजार रुपए तक का बिजली बिल आता था, अब 700 रुपए के आसपास ही बिजली का बिल आता है। पहले मेरे घर का बिजली का बिल 4 से 5 हजार रुपए आता था, अब वह बिल 4 से 500 रुपए है। मैं इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि इससे आम नागरिक को
जहां 5 से 6,000 4,000 रुपए बिल भुगतान करना पड़ता था, अब वह 4 से 500 600 रुपए आ गया है। यह एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है। सौर ऊर्जा केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय लिहाज से भी अत्यंत लाभकारी है। यही वजह है कि यूपी का महोबा जनपद सोलर हब के रूप में विकसित हो रहा है। स्थानीय निवासी अजीत सिंह बताते हैं कि उन्होंने 3 किलोवाट का कनेक्शन लिया है, जिसमें उनका बिजली का बिल अब 0 हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी भी उनके खाते में आ गई है। से काफी फायदा हो रहा है। हमें जो बिल 5-6 हजार भुगतान करना पड़ता था, आज हमें 0 बिल पर है। हमको एक भी बिल भुगतान नहीं करना पड़ता है। हमारे घर में 2 किलोवाट का सौर ऊर्जा का ये लगा हुआ है, जो पीएम सूर्य योजना के तहत अंतर्गत लगा है, जिसकी सब्सिडी हमें 90,000 रुपए प्राप्त हुई। पहले हमारे यहाँ पे 3 से 4,000 रुपए बिजली का बिल आता था, जो कि अब 4 से 500 रुपए मात्र रह गया है। इसका हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है, जो कि पहले हमारा 7 से 8,000 रुपए महीने का आता था, अब वो घटकर 7 से 800 रुपए बिल आ रहा है हमारा। तो मैं मोदी जी को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद दूंगा और मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं। बुंदेलखंड क्षेत्र का महोबा जिला देश भर में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। विद्युत विभाग द्वारा जगह जगह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने शुक्रवार को राजधानी नई दिल्ली में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत आधिकारिक रूप से ई ट्रक्स लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि ई ट्रक योजना, जिसे पीएम ई ड्राइव योजना के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य CO2 उत्सर्जन को कम करना और ई ट्रकों को माल ढुलाई के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाना है। Today I am very proud to launch electric trucks under the PM E-Drive. That incentive also we are announcing under the guidance of Honorable Prime Minister. Particularly, we are allotting 100 crores for Delhi to reduce the carbon. That is the Prime Minister top priority also. In this subject, in this category, e-truck vehicles, our sale from Steel Ministry. बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के टेक्सास में आई भीषण बाढ़ का राष्ट्रपति ट्रंप ने दौरा किया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थानीय अधिकारियों से मिलने के बाद वहां के ताज़ा हालात का जायजा लिया। अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप ने बचाव कार्य लगातार जारी रखने और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि टेक्सास हिल कंट्री के कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ में कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई, जबकि 160 से ज्यादा लोग लापता हैं। खेल की खबरों में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने शुक्रवार को महान नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन फाइनल में जगह बनाई है। वो अब अपने प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अलकराज के खिलाफ फाइनल में भिड़ेंगे। सिनर ने सर्बियाई खिलाड़ी को सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। जोकोविच शुरुआत में लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन सिनर ने शानदार तरीके से वापसी की। जोकोविच उन्हें अधिक समय तक नहीं रोक सके।
भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में तीसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट गंवाकर 145 रन बना लिए हैं। पहली पारी में टीम इंडिया को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। वहीं करुण नायर 40 रन और शुभमन गिल 16 रन पर आउट हो गए। केएल राहुल और ऋषभ पंत आज 145 रन के आगे खेलेंगे। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड टीम पर कहर बरपाया और पारी में 5 विकेट झटके। उन्होंने इस सीरीज में दूसरी और करियर में 15वीं बार पारी में 5 विकेट झटके हैं। क्या वाकई आज एआई आपके आदेश नहीं मानता, बल्कि खुद तय करता है कि क्या करना है और कब करना है? ये तकनीक अब ना सिर्फ आपके लिए सोचने लगी है, बल्कि आपके चेहरे, आवाज और पहचान से खेल भी रही है। कितनी सच्चाई है सोशल मीडिया पर तैरती इन खबरों में। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ कि उसके ऊपर उसको मनमानी करता है। किस तरह से वो काम करता है? डेटा सेट्स हम देते हैं, लैंग्वेज मॉडल्स हम क्रिएट करते हैं, कंप्यूट हम करते हैं। हम जैसा डेटा देंगे वो वैसा बोलेगा। अगर हम उसे गालियां सिखा देंगे तो गालियां देगा। अगर हम उसे गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो गलत चीज देगा। इसका अर्थ ये है कि हमें चाहिए कि हम करेक्ट डेटा प्रोवाइड करें। डाटाबेस को ध्यान से देखेंगे जो अभी आया है, बहुत सारे ईमेल्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग डाटाबेसेस हैं। ऑब्वियसली बहुत सारा सिंथेटिक डाटा भी है जो बस जनरेट करके उसमें डाल दिया गया उसे बड़ा करने के लिए। तो ये कोई वैलिड क्लेम्स नहीं है। हाँ, आपको जो अपने डाटा उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। डाटा ब्रीचेज होते हैं रियल वर्ल्ड में, ऑब्वियसली बात है वो होते हैं, तो आपको सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन ये जो क्लेम्स इस डाटा के कोरस्पॉन्डिंग चल रहे हैं कि कोई नया ब्रीच है या समथिंग ऐसा कुछ, ये सब गलत है। मनुष्य ने जिस तकनीक को अपनी मदद के लिए बनाया था, क्या वाकई अब वो अपने मन की कर रही है? क्या ये सच है कि एआई अब आदेशों का पालन नहीं करना चाहता, बल्कि वो अब खुद फैसले ले रहा है? तो क्या इंसानों का अब अपनी ही डिवाइसेस पर नियंत्रण छूट रहा है? आप कैसे पहचान सकते हैं इन खतरों के संकेत? जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे कुछ खबरों के पीछे का सच। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई कर रही है मनमानी? दुनिया के सबसे बड़े डेटा लीक के पीछे का क्या है सच? ये कोई सिंगल डाटा ब्रीच नहीं, ये जो पुराने एग्जिस्टिंग डाटा बेसिस थे, अलग अलग डाटा ब्रीचेस के, उनको जोड़ के पूरा बड़ा पैकेज बना दिया गया है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ, उसको मनमानी करते। हम जैसा डेटा देंगे वो वैसा बोलेगा। देखिएगा साइबर अलर्ट इस शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।